Hello and welcome back to my YouTube channel Universal Fact by Vishali. Today we are going to start new topic and the name of a topic is formal organization. Last time we have discussed types of organization structure. Now let's start the formal organization. अब देखिए formal organization क्या है? It refers to the structure of relationship deliberately designed by the top management to attain the objective. Here the responsibility, authority etc. will be specified. कह रहा है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर जो चीज़ डिज़ाइन करी गई है किसके द्वारा, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, अपने ऑब्जेक्टिव अपने टारगेट को अटेन करने के लिए, पूरा करने के लिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम अपना टारगेट सेट करते हैं उसके लिए टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, कुछ डिज़ाइन फॉर्म करती है, कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। जहाँ पर क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जैसे कि उसमें बताती है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, वो सभी चीज़ें पहले से ही स्पेसिफाइड की जाती हैं। एवरी सबॉर्डिनेट इज़ एक्सपेक्टेड टू ओबे हिज सुपीरियर इन द फॉर्मल चैन ऑफ कमांड। अब क्या होता है, यहाँ पर हर सबॉर्डिनेट का से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने सुपीरियर को क्या करे, ओबे करे, उसकी रिस्पेक्ट करे और जो भी कमांड उसके द्वारा फॉर्मल वे में दिए जा रहे हैं उसे वो पूरा करे। An organization is formal when the activities of two or more persons are consciously coordinated towards a common objective। कह रहा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर आपने अपना एक टारगेट सेट कर दिया, अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, ठीक है, तो उसके हिसाब से पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं सब एक साथ मिलकर उस एक्टिविटी को पूरा करेंगे ताकि उनका जो भी टारगेट है वो पूरा हो सके। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें फर्स्ट वन है सुपीरियर सुबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। देखिए इसमें क्या है, इट इज़ वेल डिफाइंड इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट क्लैरिफाई एज टू हु हैज़ टू रिपोर्ट टू होम। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक ऐसा वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आपको हर चीज़ क्लैरिफाई की जाएगी, यानी कि हर चीज़ आपको क्लियरली बताई जाएगी कि आपको किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसको ऑर्डर देने हैं, ठीक है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, सब कुछ आपको क्लियरली डिफाइन किया जाएगा। सेकेंड है रूल्स एंड प्रोसीजर्स। इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर टू अटेन द ऑब्जेक्टिव। कह रहा है कि यहाँ पर मतलब एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जहाँ पर आपको सारा ही ले डाउन किया जाएगा कि क्या क्या आपके रूल्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर हैं, आपको अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए क्या क्या रूल्स अपनाने हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स अपनाने हैं, वो सारी ही चीज़ें आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट है थर्ड वन, डेलिबरेटली क्रिएटेड। डेलिबरेटली क्रिएटेड मतलब क्या होता है, क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या किया जाएगा, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा आपको स्मूथ फंक्शनिंग फैसिलेट की जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर जो आपका टॉप मैनेजमेंट होगा, यानी कि टॉप मैनेजमेंट के अंदर जो लोग होंगे वो आपको स्मूथ फंक्शनिंग करवाएंगे, यानी कि आपको हर चीज़ क्लियरली बताई जाएगी, क्लियरली दिखाई जाएगी और सारी ही फैसिलिटी आपको दी जाएगी और आपको क्या करना पड़ेगा, बस उसके हिसाब से काम करना है, यानी कि स्मूथ फंक्शनिंग होगी, ठीक है। क्यों हो रही है स्मूथ फंक्शनिंग, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने हर चीज़ क्या कर रखी है, क्रिएट कर रखी है, हर चीज़ आपको फैसिलिटेट कर रखी है। नेक्स्ट फोर्थ है कोऑर्डिनेशन इज़ पॉसिबल, एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट आर कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होता है, क्यों, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो हर किसी के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट क्यों करते हैं, क्योंकि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको हर चीज़ क्या करी गई है, क्लियरली बताई गई है, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती और एक साथ मिलकर के वो लोग अपना काम, जिसका जो होता है वो अपना काम करता है। फिफ्थ है एम्फसाइजेस ऑन वर्क, इट गिव्स प्रायोरिटी टू द वर्क रेदर देन द इंडिविजुअल। एम्फसाइजेस ऑन वर्क मतलब इनका ज़्यादातर मतलब इनकी प्रायोरिटी क्या है कि इनको अपना काम पूरा करना है, अपना मोटिव
जो भी इनका है उन्हें अचीव करना है। इनकी प्रायोरिटी सिर्फ काम है, किसी भी इंडिविजुअल से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। So these are some of the features. First one is superior subordinate relationship. Second is rules and procedure. Third is deliberately created. Fourth is coordination is possible. And fifth one is emphasizes on work. अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो एडवांटेज में फर्स्ट वन है इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। Superior subordinate relationship is clearly defined, therefore the responsibility can be fixed very easily। कह रहा है कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का जो भी रिलेशनशिप होगा वो क्लियरली मेंशन होगा, यानी कि आपको पता होगा कि कौन सुपीरियर है कौन सबॉर्डिनेट है, ये आपको पहले से ही डिफाइन कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना बहुत ही ईजिली हो जाएगा। मतलब पता होगा कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसको क्या काम पूरा करना है, वो सब आपको पहले से ही क्लियर रहेगा। बी इज़ अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड होगा, यानी कि नहीं होगा, यानी कि कोई भी ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा। जैसे कि देखिए क्या कह रहा है, सिंस द रोल ऑफ ईच इंडिविजुअल इज़ क्लियरली स्पेसिफाइड देयर इज़ नो चांस फॉर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको हर काम पहले से ही बता दिया। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में एक काम को 10 लोग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि वो काम एक्चुअल में करना किसको है। तो यहाँ पर क्या होता है, कन्फ्यूजन पैदा होती है, यहाँ पर क्या होती है, कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ पहले से ही क्लियरली बताया जाता है कि किसका क्या काम है, इसीलिए ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, डुप्लीकेशन नहीं हो पाता, ठीक है। थर्ड है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि कम्युनिकेशन थ्रू द चेन ऑफ कमांड इंश्योर यूनिटी ऑफ कमांड। कह रहा है कि यूनिटी ऑफ कमांड रहता है किसमें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे कि सबको पता है कि किसके ऑर्डर्स कहाँ से आने हैं, पहले टॉप मैनेजर से आएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आएगी, फिर मैनेजर से आएगी, फिर सुपीरियर से सबॉर्डिनेट को आ रही है, तो स्टेप बाय स्टेप आती है। यानी कि क्या रहता है, कम्युनिकेशन प्रॉपर रहता है। ये नहीं कि सीधे 4th क्लास वाला सीधे बॉस के पास पहुंच गया, नहीं, एक प्रॉपर चेन में आपके पास कम्युनिकेशन पहुंचती है। आपको ये पिक्चर में भी दिखा रखा है कि सुपीरियर पहले अपने 3 सबॉर्डिनेट को कह रहा है, फिर 3 सबॉर्डिनेट अगले 2 लोगों को कह रहा है। तो इस तरीके से कोई भी कम्युनिकेशन पास होती है। नेक्स्ट है अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। In a formal organization, there is a framework for the job to be performed by each employee and it ensures the attainment of goals। कह रहा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को करने का एक फ्रेमवर्क होता है, यानी कि बताया जाता है कि हर एम्प्लॉय को उसका काम क्या है, उसको क्या काम करना है और क्या उसके गोल्स हैं जो उसे अचीव करने हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से ही वो अपने काम को करता है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। स्पेसिफिक रूल्स, बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय एक्सेट्रा प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के कुछ बिहेवियर सेट किए जाते हैं जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, जिसका जो मन आ रहा है वो काम कर रहा है, तो क्या होगा, काम मतलब जो भी उनके टारगेट हैं वो सेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। फर्स्ट इज़ ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईजी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना। सेकंड इज़ अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं हो पाता, यानी कि ओवरलैपिंग एक बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता, ठीक है, प्रॉपर वे में होता है। थर्ड इज़ यूनिटी ऑफ कमांड, एक प्रॉपर यूनिटी ऑफ कमांड होता है स्टेप बाय स्टेप। अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं रूल्स। स्टेबिलिटी बनाई जाती है कंपनी के लिए, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज़ प्रोसीजरल डिलेज। अब देखिए प्रोसीजर डिले क्यों हो रहा है, इट इज़ बिकॉज द कम्युनिकेशन इज़ पास्ड थ्रू द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड।
और प्रोसीजर डिले इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो ऑफिशियल तरीके से हो रहा है, ठीक है। जो भी कमांड आपके पास पहुंच रहा है वो चेन के थ्रू पहुंच रहा है, ये कि स्टेप बाय स्टेप ए बी को बता रहा है, बी सी को बता रहा है, सी डी को बता रहा है, डी ई को बता रहा है। तो क्या हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जाके जेड तक वो बात पहुंचनी है, तो तब तक तो बहुत लेट हो जाएगी। जो बात मैं जाके ए अगर जेड को बताएगा तो वो एकदम पहुंच जाएगी, लेकिन अगर ए बी सी डी पूरा करते करते जेड तक के पास पहुंचेगा तब तक तो क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो इसीलिए जो काम एक दिन में हो सकता है वो 10 दिन बाद होता है, इसीलिए जो प्रोसीजर्स हैं वो डिले हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। बी है नो क्रिएटिविटी, एम्प्लॉयज़ कैन नॉट deviate from the rules and procedure laid down by the top management, hence there is no chance for creativity। अब क्या है यहाँ पर एक डिसएडवांटेज ये भी है कि कोई क्रिएटिविटी नहीं दिख पाती है एम्प्लॉयज़ के बीच में। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ सिर्फ वही करते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते। सी है मोर एम्फसाइजेज ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क, उनका जो भी मोर मतलब सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो उनका कंपनी के स्ट्रक्चर और कंपनी के काम को लेकर ही होता है। इट गिव्स इम्पॉर्टेंस ओनली टू द जॉब बट नॉट फॉर ह्यूमन रिलेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ काम को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, जॉब को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, पर्सनल रिलेशन ह्यूमन रिलेशन से उनका कोई भी लेना देना नहीं होता है। So these are some of the disadvantages. First is procedural delays, second is no creativity, third is more emphasis on structure and work.